आप सभी को नमस्ते। केंद्र सरकार के द्वारा 3 नए बिल कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं, उनमें क्या ऐसा है जिसके कारण देश के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। किसानों का हित इसमें किस प्रकार से छिपा है, हम उन पहलुओं को भी जिक्र करेंगे जिसके कारण इसका विरोध हो रहा है। चलिए देखते हैं डिटेल में किस प्रकार से इनको परिभाषित किया गया है, क्या इनमें खूबियां हैं और किस प्रकार से इनका विरोध हो रहा है, उस बारे में समझते हैं। सबसे पहले फार्मर्स बिल के नाम से इसको जाना गया है। फार्मर्स बिल 2020, जिसे एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन के नाम से या जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है, इसमें ये कहा गया है कि जब किसान अपनी फसलों को मंडी में जाकर के बेचता है, उसकी बजाय बहुत सारी ऐसी फार्म कंपनियां और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स समूह होंगे जो किसान को उसकी फसल की जो लागत है, उसका जो मूल्य है, उसको उसे खेत में देने के लिए रेडी है। यानी इस प्रकार से उसको कांटेक्ट कर सकता है, वो भी फसल की बुआई के समय में। इससे ये बताया गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में इसको जोड़ा जाएगा और इससे फार्मर्स जो है वो एम्पावर होंगे और होलसेलर के साथ में इसके साथ में बहुत ज़्यादा उसके जो मूल्य में जो है वो बढ़ोतरी होगी। यानी एक प्रकार से जो मीडिएटर है, बिचौलिए है, उसको रिमूव करने के लिए इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इंडिया के अंदर अभी तक कोई ऐसा एक्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से या फार्मर्स बिल के नाम से इसको रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है। इसमें अगर हम कमी देखें, ड्रॉबैक देखें, तो इसमें ये हो सकता है कि यदि विवाद की स्थिति है तो फिर जो हेवी पक्ष हैं वो हो सकता है फार्मर्स को किसी प्रकार से दबाव में ना लाए, तो इसके लिए इसके साथ साथ में इस प्रकार का बंदोबस्त इसमें करना होगा। लेकिन बहुत सारी इसमें ये अफवाहें भी हैं कि इससे किसान की जो ज़मीन है वो लीज पर ली जाएगी या उसकी ज़मीन को किसी प्रकार से जो उसका ऑनरशिप है वो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही फर्म है उसके पास चला जाएगा। लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट या एक्ट नहीं है जिसके माध्यम से जो किसान की जो ज़मीन है वो किसी दांव पर चली जाए। इसमें सिर्फ जो फसल बुआई की गई है उसके संबंध में उसकी मूल्य को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। यानी बुआई से पहले फसल का रेट जो है उसको लेकर के एक एग्रीमेंट है, और यदि विवाद होता है तो एसडीएम और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पर इसमें समाधान जो है वो निकाला जाएगा। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसी भी स्तर में इन कानूनों के माध्यम से ज़मीन पर कोई आंच ना आए, इसके लिए विशेष प्रबंध किया गया है। यानी इस प्रकार के इसमें रेगुलेशन बनाया गया है ताकि किसी भी स्तर पर ऑनरशिप जो ज़मीन का मालिकाना हक है उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। जो दूसरा बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 के नाम से जाना गया है। इसमें यह बताया गया है कि किसान अपनी फसल को अभी तो अपनी नज़दीकी जो एपीएमसी की मंडी होती है उसमें ही फसल ले जा सकता है, लेकिन इस बिल का जब इफेक्टिव जब होगा तो उसमें यह है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी किसान अपनी फसल को क्रॉस कर सकता है, वो ले जा सकता है। उसके पास में बहुत ज़्यादा हेवी टैक्स नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा कर उसको पे नहीं करना होगा इसके बदले में। यानी किसान अपने उत्पादन को दूसरे राज्य में यदि उसको उचित मूल्य मिलता है तो वो वहाँ पर बेचने के लिए ले जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम इसकी एक कोई ड्रॉबैक देखें, लिमिटेशंस देखें, तो ये हो सकता है कि कल को यदि जो सरकारी एजेंसी होती है, एफसीआई है, जिस प्रकार से इफको है, वो भी क्या किसान का जो मूल्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, उसके लिए उसको किस प्रकार से मेंटेन रख पाती है, ये जिम्मेदारी भी सरकारी एजेंसी की रहनी चाहिए ताकि किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रेट पर उसकी फसलों को न बेचा जाए, यानी उसके हितों के साथ में खिलवाड़ ना हो। इन कृषि अध्यादेश बिलों के अंदर एक महत्वपूर्ण और परिवर्तन जो किया गया है वो तीसरा बिल जो है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि इससे पहले किसी भी पदार्थ को, किसी भी फसल को जो एक लिमिट मात्रा तक उसको स्टॉक किया जा सकता था, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट होने के बाद, इसमें संशोधन होने के बाद में एक व्यापारी, किसान या कोई भी वर्ग जिसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो किसी भी मात्रा तक इन पदार्थों को स्टॉक कर सकता है। जैसे सब्जी है या कोई फसल है, चावल है, इन सब को स्टॉक कर सकता है। पहले ये एक लिमिट थी, अब उस लिमिट को हटा दिया गया है। उस लिमिट को एक
कुछ ही कंडीशन होती है जिसमें इसको बरकरार या रिस्टोर किया जा सकता है, जैसे या तो वॉर की सिचुएशन आती है, युद्ध होता है, या कोई आपदा आ सकती है, या प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का मूल्य जो है वो बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता है, तो ऐसे समय में ही इंटरफेयर किया जाएगा। अदरवाइज यदि नॉर्मल सिचुएशन होती है तो उस दौरान इस प्रकार की कोई लिमिट का, स्टॉक को लिमिट करने का प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम एक प्रकार से पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। अब मौजूदा समय में इन तीनों ही बिलों का विरोध किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इसमें खूबियां भी है जिसके माध्यम से किसान के पास में बहुत सारे ऐसे विकल्प के द्वार खुल गए हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी फसलों को दूसरे स्टेट में बेच सकता है। किसी एक मंडी पर निर्भरता नहीं रखी गई, APMC एक्ट के बाहर भी अपनी फसलों को ले जा कर के बेच सकता है। बिचौलियों का जो मध्यस्थता थी, बिचौलियों से इसमें दूर रखने का प्रयास किया गया है। ऐसी ही सुधार की जो रिकमेंडेशंस थी, जो अनुशंसा थी, वो विभिन्न सरकारों के द्वारा पिछले कई कार्यकाल में भी की गई थी। ऐसे नियमों को लागू करने का भी प्रयास किया गया था। मौजूदा समय में इन तीनों बिलों से कहां तक किस प्रकार से फ़ायदा होगा ये तो धरातल पर उतरने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि तीनों ही बिलों में पूरी तरह से किसान के हित नहीं है, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसे ड्रॉबैक लिमिटेशंस होती है जिनके ऊपर पूरी तरह से सरकार को मैकेनिज्म सेटअप करना होगा, जिससे उनके सामने आने वाली समस्याओं का तुरंत निराकरण हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।